हेलो एवरीवन, माय नेम इज निशित भट्ट और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवांश जैन से, जो कि आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। हम उनके साथ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, जैसे सिविल इंजीनियरिंग क्या है, एवरेज पैकेज क्या रहता है, उसका फ्यूचर में स्कोप क्या क्या है, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में मिथ्स क्या क्या है, उनका सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पर्सनल ओपिनियन क्या है, और भी पॉइंट इस वीडियो में कवर रहने वाले हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो बढ़ते हैं अब वीडियो की तरफ। हेलो देवांश भैया। हाँ निशित। सबसे पहले तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मैं प्लेजर। क्या सीन चल रहा है सब उधर? अभी तो फिलहाल फिलहाल तो ऑनलाइन कर रहे हैं। घर पे बैठे हैं, कैंपस के दर्शन नहीं हुए 1.5 ईयर्स से, क्योंकि मेन कैंपस लाइफ होता है हमारा and वही हमसे छिन गया। वो कि हाँ। जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाए और बुला ले हमें भी कैंपस वापस। तो भैया आप आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दो, जिससे कि जो देख रहे हैं उनको थोड़ा आइडिया लग जाए कि आप कौन हैं। ओके, सो मेरा नाम दिवांश जैन है। मैंने मेरी 10th तक की पढ़ाई मैंने न्यू लुक्स NLCS सागवाड़ा से करी है, एंड मैंने मेरे 11th 12th केवी डूंगरपुर से किया है। एंड अभी मैं फिलहाल बीटेक सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ आईआईटी कानपुर से। एंड अभी मैंने जस्ट मेरा सेकेंड ईयर फिनिश किया एंड अब मैं थर्ड ईयर में गया। तो भैया जैसे आपने कहा कि ये क्या क्या आपकी और आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये बीटेक और बीआर्क में डिफरेंस क्या है? ओके, लेट्स सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, देन फिर मैं बीटेक एंड बीआर्क पे जाता हूँ। ओके, सो अगर हम इंजीनियरिंग टर्म की शुरुआत करें तो लाइक इट्स 18th सेंचुरी में इंजीनियरिंग टर्म फर्स्ट टाइम डिराइव हुआ था। एंड इनिशियली इंजीनियरिंग की दो ब्रांचेस हुआ करती थी, मिलिट्री इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। बेसिकली तब नीड्स क्या थी इंजीनियर की? एक नीड थी कि मिलिट्री के लिए वेपन्स बनाना, मिलिट्री का जो भी सामान होता है उन सब चीज़ों के लिए वो सब बनाना। एंड दूसरी नीड थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, लाइक फोर्ट्स बनाना, घर बनाना, सीवेज पाइपलाइंस बनाना एंड ऑल दैट। तो बेसिकली उस टाइम पे हमारे पास दो नीड्स थी, तो ये दो इंजीनियरिंग थी। तो हम कह सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग सबसे एक ओल्डेस्ट ब्रांच है इंजीनियरिंग की। ओके, सो बाद में क्या हुआ कि मिलिट्री इंजीनियरिंग जाके बहुत सारी सब ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, क्योंकि अब हमारी नीड्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब राइट नाउ इतनी सारी इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, एरोस्पेस हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, बायोटेक हो गया। लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, लाइक अगर मैं बोलना चालू करूंगा ना 10 मिनट कम हो जाएंगे। इतनी ब्रांचेस हमारे पास अब आ चुकी हैं फिलहाल। सो सिविल इंजीनियरिंग ऐसा है कि जो अभी भी स्टिल है। सो तो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग है क्या? तो हमें लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग जस्ट डील करता है घर बनाने से। नहीं, हाँ। ऐसा नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा वास्ट ब्रांच है जो हम इससे सोचते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में बेसिकली अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन देखें तो सिविल इंजीनियरिंग वो ब्रांच है इंजीनियरिंग की जो कि डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस से डील करता है, जितने भी फिजिकल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट बिल्ट है हमारे चारों ओर उसके। ओके, सो तुम सोच सकते हो कि सिविल इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा है। तो जैसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि सिविल इंजीनियरिंग कितना बड़ा है। सो तो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक एंड बीटेक एंड बीआर। बीआर। ओके, हाँ भैया। हाँ, बीटेक तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग बनाता है। ओके, एंड बीआर की जो डिग्री होती है वो तुम्हें आर्किटेक्ट बनाता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल इंजीनियर एंड हाँ। आर्किटेक्ट? ओके, लेट्स से कि तुम्हारे पास एक प्लॉट है, तुम्हें कुछ, लेट्स से एक घर बनाना है। ओके, तुम्हारे पास एक प्लॉट है, एम्प्टी प्लॉट है। तो तुम क्या चाहोगे? तुम आर्किटेक्ट के पास जाओगे, सबसे पहले तुम उसको अपनी नीड्स बताओगे कि लाइक मुझे मिनिमम 2 बेडरूम तो चाहिए, मुझे मेरा घर थोड़ा सा एंटीक चाहिए, मुझे सर्कुलर चाहिए, लोगों का है ना रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर होता है, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे हाँ। सर्कुलर घर चाहिए। मेरे को है ना गार्डन चाहिए अपने घर में, मेरे को इतना एरिया तो मिनिमम चाहिए बड़ा, और मेरा बजट इतना है। तुमने उसको सब कुछ जाके बता दिया अपनी नीड्स। ओके, देन आर्किटेक्ट का काम होगा कि उन नीड्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन तैयार करना। लेट्स से कि मिडल में एक बेडरूम ऊपर होगा, एक बेडरूम नीचे होगा, बेडरूम का साइज ये होगा, लेट्स से प्लॉट का साइज ये है तो उसमें से बेडरूम का साइज इतना होगा, यहाँ पे स्टेयरकेस होंगी। उसका जितना भी कॉस्मेटिक लुक है, उसका डिजाइन का काम है, वो काम करेगा तुम्हारा आर्किटेक्ट। जो भी उसका एस्थेटिक पर्पसेस है वो डील करेगा आर्किटेक्ट। अब आर्किटेक्ट क्या करेगा कि उसने नक्शा बना दिया, अब वो जाके जाएगा सिविल इंजीनियरिंग के पास। सिविल इंजीनियर क्या करेगा? अब
उसने तो जो बना दिया। अब ये भी तो देखना चाहिए जो उसने डिजाइन बनाया कि वो स्टेबल है या नहीं है। जैसे कि वो स्टेबल ही नहीं है, खड़ा ही नहीं रहेगा, तो उसका मतलब हाँ नहीं हुआ। अब तुम्हें वहां पे कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है कि लाइक बीम का साइज कितना होगा, उसमें reinforcement कितना लगेगा, के ताकि वो गिरे नहीं, वो बिल्डिंग स्टेबल रहे। वो सारी चीजें सिविल इंजीनियरिंग डील करता है कि उसके जो कैलकुलेशंस वगैरह हो गए उसको बनाना कैसे है, वो सब बनाना वो सिविल इंजीनियरिंग डील करता है। तो मेन डिफरेंस यहाँ होता है। अब तुमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया जैसे कि घर का। अब यहाँ पे तुम्हें आर्किटेक्ट की जरूरत नहीं है कि, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग भी एक बेसिक डिजाइन बना सकता बना है सकते। आर्किटेक्ट के बिना। हम्म, क्योंकि घर बनाना बहुत सिंपल डिजाइन होता है, उसमें हम्म, ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं होती। हाँ अब बट लेट्स से कि तुम बहुत बड़े एयरपोर्ट डिजाइन कर रहे हो, या फिर तुम कोई बहुत फैंसी बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो। आजकल तुमने देखा होगा एयरपोर्ट के डिजाइन हो गए, हाँ, मतलब या अभी फिर बुर्ज खलीफा, लाइक बुर्ज समथिंग कुछ खलीफा। एस्थेटिक डिजाइन कर रहे हो। तो वहां पे तुम्हें आर्किटेक्ट की नीड पड़ती है, क्योंकि आजकल हमें चाहिए कि हमारी बिल्डिंग्स एक तो कॉस्ट इफेक्टिव हो, बट ऐसी हो हम्म, बहुत ज्यादा यूनिक हो दिखने में, एंड हम्म, एट द सेम टाइम एनर्जी एफिशिएंट हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। ये सारी हम्म, चीजें आर्किटेक्ट ध्यान रखता है बनाते टाइम। हम्म। और आर्किटेक्ट की नीड्स को पूरा करना सिविल इंजीनियरिंग का काम होता है। अगर एक लाइन में हम इसको समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि आर्किटेक्ट ड्रीम देखता है एंड उस ड्रीम को रियलिटी सिविल इंजीनियर बनाता है। सही एकदम। मेरा भी यही थॉट आया था कि मतलब आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग एक थॉट है और सिविल इंजीनियरिंग उस थॉट को कन्वर्ट करा है रियलिटी में। रियलिटी में एंड दोनों अपने एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। कि लाइक सब। हम नहीं कह सकते कि एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या दूसरा कम इंपॉर्टेंट है। और रियल लाइफ में थोड़ा सा इटरेशन प्रोसेस में चलता है काम। जैसे तुमने एक बहुत बड़ा कुछ प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हो, तब ऐसा होता है कि तुम पहले आर्किटेक्ट ने जो बनाया वो सिविल इंजीनियर के पास जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग उसमें कुछ चेंजेस प्रपोज करेगा, फिर वो आर्किटेक्ट के पास जाएगा, फिर सिविल इंजीनियर के पास जाएगा। जब तक दोनों एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होता ना दोनों का, तब तक वो प्लान अप्रूव नहीं होता। यही मतलब सबको कंफ्यूजन नहीं रहता। सिविल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर तो दोनों मेन डिफरेंस क्या है, सबको यही कंफ्यूजन रहता है। लेकिन अब शायद व्यूअर्स का कंफ्यूजन हट जाएगा, जिनको भी जो सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो, या जो आर्किटेक्चर करना चाहते हैं, दोनों मतलब एकदम सही से चूज कर पाएंगे। हाँ, और ये भी कह सकते हो अगर आर्किटेक्चर में तुम्हारा थोड़ा सा डिजाइन करने में ज्यादा इंटरेस्ट है तुम्हारा, हाँ rather चीजों तो और मतलब यहाँ पे तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग में थोड़ी सी तुम्हारी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, तुम्हारा फिजिक्स मैकेनिक्स वगैरह ये सब ज्यादा आ जाता है यहाँ पर। तो वो भी देख के तुम डिसाइड कर सकते हो। और दोनों फील्ड अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और दोनों का डिमांड अपनी अपनी जगह। तो भैया जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उसमें कोई सब ब्रांचेज हैं क्या सिविल इंजीनियरिंग में? हाँ, सिविल इंजीनियरिंग में अगर तुम कहो तो अराउंड 8 सब ब्रांचेस तुम कह सकते हो, मेनली 8 सब ओह। ब्रांचेस हैं। First one is coastal engineering. Okay. Then second one is construction engineering. Third one is transportation engineering. Fourth one is structural engineering. And fifth one is geotechnical engineering. Then sixth one is water resource management engineering. Seventh one is earthquake engineering. And एक मिस कर रहा हूँ मैं, I guess 8 transportation engineering. मतलब मैंने तो सोचा ही था सिविल इंजीनियरिंग की इतनी सब ब्रांचेस। हाँ, सिविल इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट फील्ड तो भैया आप किस में कर रहे हैं इंजीनियरिंग? ये स्पेशलाइजेशन फील्ड होते हैं। बीटेक एक्चुअल में सिविल, ये सब सिविल ओह। इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। एंड जब तुम अपना एमटेक करते हो तो तुम एमटेक। किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करते हो हाँ इनमें जो से। लाइक एंड अब जब बी ए तुम बी पीएचडी एस सी। करते हो, हाँ लाइक अब बीएससी कर रहा हूँ और उसके बाद अगर मेरे को हाँ मैथ्स में मास्टर्स करना है तो वो एमएससी मैथमेटिक्स ऐसे इसमें हो जाएगा। राइट। तो एंड भैया। पीएचडी जब तुम करते हो तो हम्म। पीएचडी तुम उसमें भी एक सब टॉपिक जो अपने तुम्हारा एमटेक जिस पे किया उसके भी एक सब टॉपिक पे करते हो पर्टिकुलरली। मतलब इंजीनियरिंग में भी पीएचडी होती है? हाँ, पीएचडी तुम कहीं पे भी कर सकते हो। इंजीनियरिंग मतलब पीएचडी एक सिंपल डिग्री है, पीएचडी पीएचडी होती है इंजीनियरिंग में नहीं। तुम कैसे भी पीएचडी कर सकते हो। हम्म। तो भैया मतलब आपने सिविल इंजीनियरिंग क्यों ऑप्ट किया? मतलब मैक्सिमम देखे हैं सीएस, आईटी, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इसकी तरफ ही जाते हैं। तो आपका क्या मतलब अंदर से कुछ फीलिंग थी या आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट था तो आपने चूज किया ये सिविल इंजीनियरिंग? देखो यार, मतलब अगर रियलिटी की हम बात करें तो बेसिकली इंडिया में कोई भी इंजीनियरिंग अपना ब्रांच है ना खुद चूज नहीं करता, बल्कि उसकी रैंक चूज करती है, जो कि बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट चीज है। हमारे यहाँ पे बेसिकली बच्चों को पता नहीं होता कि कौन सी ब्रांच क्या है। हम हम्म, मेनली है ना नाम देख
के या बस है ना भर देते हैं, नाम भी नहीं दी हम, देखते हैं कोचिंग टीचर्स के पास जाते हैं कि सर है ना ब्रांच बता दो, ब्रांच का ऑर्डर बता दो कि इस ब्रांच में इतना पैकेज मिलता है। ये तो लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस होता है सिविल, सीएससी, देन इलेक्ट्रिकल, सीएस। देन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ये सारे मतलब वो ये लोग है ना, रेदर देन ब्रांच से ज्यादा मतलब एक जो हाइप बना रखा है ना लोगों ने, उसके ऊपर अपना ब्रांच चूज करते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ क्वाइट सिमिलर सीन था कि मतलब मुझे भी इतना ज्यादा आइडिया नहीं था ब्रांचेस के बारे में, तो मैंने भी ऑर्डर थोड़ा सा ऐसे ही नेट पे जो प्रेफरेंशियल ऑर्डर आता है मेरे सीनियर्स वगैरह से बात करके वैसे ही भरा था मैंने भी अपना प्रेफरेंशियल ऑर्डर। सो मेरे को सिविल इंजीनियरिंग मिला तो अराउंड भैया मेरा 17th या हाँ। तो भैया आपके अकॉर्डिंग जैसा आपने बताया आपके साथ भी ये हुआ था, अगर किसको इंजीनियरिंग करनी है तो उसको पैकेज के हिसाब से अपना कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए या फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के? डिपेंड करता है, तो तुम्हें पहले डिसाइड करना होता है कि तुम्हें जाना कहाँ है। लेट्स से कि तुम्हें देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम हमारा फाइट होता है कॉलेज के लिए, ओके, कि हमें हम्म। कॉलेज कौन सा चुनना है। हम्म। तो हम्म। हम जेई वगैरह पे पूरा फोकस करते हैं। अब हम्म। तुम्हारा रैंक आ गया, ठीक है, तो और तुम्हारा अब तुम देखो कि तुम्हें जाना कहाँ पर, तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ पे है। फर्स्ट होता है कि तुम्हें इंजीनियरिंग में ही रहना है, इंजीनियरिंग की कोर जॉब्स करनी है, या फिर तुम्हें आईटी या कोडिंग सेक्टर में जाना है, हम्म। जो कि बड़े बड़े पैकेजेस जो हम सुनते हैं वो हम्म। बेसिकली आईटी कंपनीज या फिर फाइनेंशियल कंपनीज या कंसल्टिंग कंपनीज ही ऑफर करती हैं। ओके, तो अगर ड्रीम तुम्हें वहां कंपनीज, जाना है, हाँ, ड्रीम माइक्रोसॉफ्ट, कंपनीज गूगल, और गूगल। इन्फोसिस। प्लेसमेंट का हाँ नाम सुनते सो हर बंदे के दिमाग में आता हो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन्फोसिस, बस यही क्रैक करना है। सो ओके, हाँ, तो तुम्हें अगर इन टाइप की कंपनीज में जाना है तो तुम्हारा तुम देखो, अगर इन तीन टाइप की मतलब तुम्हें इन कंपनीज में जाना है तो उनके उनके लिए सिर्फ दो टाइप की ब्रांचेस एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट टाइप की ब्रांच में आते हैं सीएससी, इलेक्ट्रिकल एंड एमटीएच। इसके हम्म। अलावा उनके पास जितनी भी ब्रांचेस है वो सब उनके लिए सेम है। हम्म। आइदर तुम इन तीन ब्रांच से हो या फिर आइदर तुम बाकी की ब्रांच के ग्रुप से हो। किसी भी ब्रांच से हो। सो हाँ, तो वहां पे तुम्हारी ब्रांच मैटर नहीं करती, वहां पे तुम्हारा मैटर करता है कि तुम किस कॉलेज से हो। तो वहां पे तुम्हें प्रायोरिटी कॉलेज को देनी चाहिए हम्म। कि कॉलेज मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन माई ब्रांच। ओके, हम्म। सो वहां पे तो तुम्हारी अगर उनके लिए अगर तुम सेकंड ग्रुप पे हो तो तुम उनके लिए तुम्हारी कोडिंग स्किल्स ज्यादा मैटर करती है रेदर देन तुम्हारी ब्रांच के। उनको फर्क नहीं पड़ता कि तुम बायोटेक से हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग से हो, दोनों उसके लिए सेम है। वहां पे डिसाइड करता है कि तुम्हारी कौन सा प्रोग्रामिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, तुमने कितनी स्किल्स गेन की हैं अपने 4 साल में। तो भैया अब अपन थोड़ा एडमिशन की बात करते हैं। आईआईटीज के अलावा आपके हिसाब से अगर किसी को सिविल इंजीनियरिंग करनी है तो कौन सी कॉलेज प्रीफर कर सकता है आईआईटीज के अलावा जो बड़ी बड़ी हैं? बेसिकली यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो होता है जो कि बाकी इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए होता है। हम्म। इंजीनियरिंग में हमेशा ही होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारा आईआईटीज होता है, देन हम्म। आईआईटीज नहीं देन एनआईटीज, देन हम्म। एनआईटीज के बाद तुम्हारा ट्रिपल आईटी हम्म। जीएफटीआईज हो जाता है। हम्म। देन फिर तुम्हारे प्राइवेट कॉलेजेस आ जाते हैं, बिट्स, वीआईटी एंड और भी मणिपाल हो गया, एसआरएम हो गया, ये सारे प्राइवेट रहते हैं। तो जो सेम हायरार्की इंजीनियरिंग फील्ड में होती है वो सेम के सेम सिविल सिविल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग। फॉलो होती है। हम्म। हाँ, ऐसा कोई स्पेशल हायरार्की नहीं है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। हाँ, बट बी आर्क के लिए अगर तुम्हें बी आर्क करना है देन आईआईटीज में आएंगे, दो ही आईआईटीज बी आर्क ऑफर करती है, एक आईआईटी रुड़की एंड आईआईटी खड़गपुर। हम्म। एंड बी आर्क में कुछ कुछ और कॉलेजेस भी हैं लाइक एन आर्किटेक्चर दिल्ली, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, एनआईटी ट्राइची, रिजवी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। लाइक ऐसे हम्म। कुछ और फेमस कॉलेजेस भी हैं, तुम हम्म। उनको देख सकते हो एक बार। हम्म। उसमें थोड़ा सी हायरार्की डिफरेंट हो जाती है, उसके लिए तुम हमेशा तुम्हारे पास गूगल है, तुम जाकर सर्च करो। ये तो बात होगी कॉलेज कौन सी अच्छी है। आप थोड़ा बता सकते हो कि सारी कॉलेज में बेसिक एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है? सो बेसिक एडमिशन क्राइटेरिया जैसे मतलब जिस एग्जाम का सबसे ज्यादा हाइप होता है जेई मेंस एंड हम्म। एडवांस, वो होता है मेंस के बेसिस पे तुम्हें एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिलते हैं। हम्म। एंड एडवांस के बेसिस पे तुम्हें आईआईटीज मिलती हैं। एंड बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि इन्हीं स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले लेती है। हम्म। हम्म। बट बहुत सारी जो बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं लाइक बिट्स एंड वीआईटी एंड एसआरएम, वो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करती है। हम्म। एंड बहुत सारे स्टेट एग्जाम भी कंडक्ट होते हैं। उसमें से एक फेमस एमएचसीईटी का होता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का,
हम्म, जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है वो एक हम्म, फेमस एग्जाम होता है। आई गेस वेस्ट बंगाल का भी अच्छा होता है। एंड आई गेस हाँ, ये दो स्टेट एग्जाम मेन होते हैं। एंड हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करती है। हम्म। और कुछ कॉलेजेस होते हैं जो बहुत लो लेवल के होते हैं, वो डायरेक्टली ट्वेल्थ के बेसिस पे भी ले लेते हैं। 12th के ट्वेल्थ बेसिस पे भी हो जाता है। बोर्ड। हाँ, बट वो बहुत सारे लो लेवल कॉलेजेस होते हैं। जितने भी रेपुटेड कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, या फिर जेई मेंस एंड एडवांस के स्कोर के बेसिस पे लेते हैं। हम्म। तो भैया अब ये तो हो गया थोड़ा मतलब शॉर्ट में बता सकते हैं कि कोई स्टूडेंट जो सिविल इंजीनियरिंग करना चाहता है उसको चारों ईयर में क्या पढ़ना है, थोड़ा मतलब उनको आइडिया लग जाएगा वो आगे क्या करने वाले हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज जो कैरिकुलम होता है या फिर जो भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा कॉलेज स्पेसिफिक होता है। इवन हम्म, सारी आईआईटीज में अगर तुम जाओगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा तुम्हें कैरिकुलम में। तो हम्म, ये बहुत ज़्यादा कॉलेज इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि हम्म, इंजीनियरिंग इज लाइक नॉट ए फिक्स सेट ऑफ बुक्स कि तुम्हें ये पढ़ना है हम्म, एंड सब जगह सेम होगा, कि जैसे कि हम्म, एनसीईआरटी पहले स्कूल में पढ़ते थे सब जगह सेम ही होगी, नहीं। हम्म, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉलेज डिपेंडेंट होती हैं चीज़ें। हम्म, सो आईआईटी कानपुर की अगर मैं बात करूँ, देन फर्स्ट ईयर में तुम्हें एक सारे ब्रांचेस का सिलेबस सेम होता है, जहाँ पे हमें जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री, जनरल मैथ्स, हम्म, कोडिंग एंड फिजिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, बायोलॉजी, हम्म, और हाँ मतलब ऐसे ही मतलब बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि है ना, सब सबके लिए सेम होते हैं, वो पढ़ाए जाते हैं। हम्म, देन सेकेंड ईयर से हमारा ब्रांच वाइज स्पेसिफिक कोर्सेज थोड़े चालू होते हैं। हम्म, सेकेंड ईयर में भी मेनली हमें इंजीनियरिंग साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जो हम्म, कि हमें हमारे बाद के जो इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग कोर्सेज है उनको हेल्प करने में मदद मिलेगी। जैसे हम्म, सॉलिड मेरे को कोई सिविल इंजीनियरिंग की चीजें पढ़नी है तो उससे मुझे पहले मुझे सॉलिड मैकेनिक्स आनी चाहिए, हम्म, मुझे फ्लूइड बेसिक्स। मैकेनिक्स आनी चाहिए, फिर बेसिक्स जो होते हैं ना इंजीनियरिंग साइंस के, हम्म, जो कि बहुत सारे ब्रांच के कॉमन होते हैं, तो वो पढ़ाए जाते हैं सेकेंड ईयर में। हम्म, एंड सेकेंड ईयर से थोड़े बहुत फिर सिविल के कोर्सेज भी चालू होते हैं। देन थर्ड ईयर में तुम्हें सारे मतलब जो जो मैंने तुम्हें सब ब्रांचेस बताई थी उनके मेनली एक एक दो दो कोर्स पढ़ा दिए जाते हैं, हम्म, ताकि तुम्हें उन सारी ब्रांचेस का एक बार ओवरव्यू मिले। फिर हम्म, तुम्हें थोड़े बहुत ऑप्शंस भी दिए जाते हैं कि तुम्हें किसी और को डेप्थ में पढ़ना हो तो उसके लिए तुम्हें ऑप्शन दिए जाते हैं कि तुम हम्म, किसी दो ब्रांच को डेप्थ में पढ़ सकते हो या तीन ब्रांच को। हम्म, एंड तुम और इनके बीच में तुम्हें एच एस एस, हम एच एस एस कर सकते हैं, ओई कर सकते हैं। एच एस एस क्या होते हैं? एच एस एस ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज होते हैं, हम्म, लाइक फिलोसॉफी, आर्ट, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल दैट। एंड ये हमारे लिए कंपलसरी होता है कि हमें 4 साल में मिनिमम 5 कोर्सेज हमें करने पड़ते हैं, हम्म, ह्यूमैनिटीज के भी। हम्म, सो हम इसके बीच में एचएसएस के कोर्सेज वगैरह भी करते हैं। एंड ओई हम्म, क्या होता है कि हम कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं किसी भी ब्रांच का एज अ ओई। हम्म, लाइक लेट्स से कि मैं सिविल इंजीनियरिंग हूँ बट मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा, तो हम्म, मैं कंप्यूटर साइंस का भी कोई कोर्स कर सकता हूँ अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो। हम्म, तो मेनली फोर्थ ईयर्स हमारा ओई ज्यादा कंसेंट्रेटेड हम्म, ओई होता है, क्योंकि और वो थोड़ा सा लाइट सेम होता है। बाकी अगर लोड की बात करी जाए तो सिविल और मैकेनिकल का लोड बाकी ब्रांचेस से बहुत ज्यादा रहता है। सिविल और थोड़ा मैकेनिकल सा का। हेक्टिक हो, हाँ, थोड़ा सा हेक्टिक रहता है। और इलेक्ट्रिकल का भी बहुत ज्यादा फील्ड वर्क जा इन मतलब अपन फील्ड वर्क की बात करते हैं तो इसमें होता है मतलब प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होगा मतलब बाकी ब्रांच के कंपैरिजन में हाँ, सिविल में। प्रैक्टिकल तो हर जगह मिलेंगे एंड सिविल में भी बहुत सारा प्रैक्टिकल लैब्स होती हैं। एंड एक अच्छी बात जो मुझे लगी आईआईटीज में कि लैब्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। हम्म, जैसे एक मेरा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, उसमें हम्म, बेसिकली हमें सीमेंट खुद मिलाना होता है अपने हाथ से एंड दीवार बनानी होती है एंड खुद चीजें करनी पड़ती है, सब कुछ। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की लैब होती है, उसमें खुद हमें है ना मेटल मोल्ड करके उसको उसका साँचा बना के उसके अंदर पोर करना होता है एंड फिर उस पोरिंग करने के बाद उस मेटल को अच्छे से घिसना एंड उसको अच्छे से वेल्डिंग सोल्डरिंग करना, जो भी सारे टाइप के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो खुद करना सिखाते हैं। मतलब एंड आप वो जो इम्पोर्टेंट भी है। आगे जाके दूसरों को बताने वाले हो कि ऐसे करना है वो आपको पहले खुद को भी सीखना है एक बार मतलब। हाँ, वो खुद को भी सीखना चाहिए, बीइंग एन इंजीनियर तुम्हें ये सब चीजें आनी चाहिए, बेसिक होता है। हम्म, तो तो भैया ये सब ये चीजों तो हो पे बहुत गई ज्यादा 4 साल फोकस की रहता बात। है। अब जो मेन चीज है जिसके लिए इंजीनियरिंग फेमस है, प्लेसमेंट्स। अरे प्लेसमेंट्स का क्या सीन रहता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में?
सो उससे पहले मैं तुम्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज बता देता हूँ हाँ, कि जॉब अपॉर्चुनिटीज। हाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज बता दूँ। बेसिकली तुम्हारे पास दो वेज होते हैं, या तो तुम नॉन कोर में जाओगे या फिर कोर में जाओगे। ठीक है, कोर मतलब जो तुमने पढ़ा है उसी ब्रांच में तुम्हें कंटिन्यू करना है। नॉन कोर में तुम्हें उसके बाहर जाना है। ओके, सो जनरल सिनेरियो ये होता है कि तुम करीबन 80% बच्चे है ना नॉन कोर में जाते हैं, एंड रेस्ट मतलब 20% ही कोर में जाते हैं। मतलब जो एंड इसका इंजीनियरिंग ली उसको छोड़ के अलग ही। हाँ, ये हमेशा से रहा है, एंड ये मैंने रीजन बताया था इसका क्यों होता है। एंड सेकंड रीजन है हाँ थोड़ा सा फाइनेंशियल रीजन भी होता है, हाँ, क्योंकि फाइनेंशियल। ऐसा होता है कि प्लेसमेंट्स में जो कोर की कंपनी आती है वो तुम्हें 8 to 14 लाख का पैकेजेस ऑफर करती है। बट अगर तुम सेम बंदे को है ना, अगर तुम आईटी कंपनी में जाते हो तो अराउंड 15-16 अबो का पैकेजेस वो आराम से लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पे उसको 8 में मिल रहा है। तो एक इशू ये भी होता है, क्योंकि इनिशियली वो इतना ऑफर नहीं कर सकती। और दूसरा रीजन ये होता है कि अगर तुम्हें कोर की कंपनी जो होती है वो एमटेक वाले बच्चों को ज्यादा हायर करना चाहती है, क्योंकि बीटेक इतना इनफ नहीं होता कि सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज हो जाए। तो तुम्हें एमटेक करना पड़ता है अगर तुम्हें कोर में जाना है तो। तो तो उनको वो ज्यादा प्रेफर करती है, और बच्चे कोर में जाना चाहते नहीं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी पहले ही है, तो वो वहाँ जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, तो तो हाँ। देर बाद दो डिविजन हो गए, कोर एंड नॉन कोर। नॉन को। कोर में तुम कोर में तुम कहाँ जा सकते हो। एक होता है पब्लिक सेक्टर, जितने भी हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ओन कंपनीज होते हैं जिसको हम पीएसयू बोलते हैं। ठीक है, तुम गेट का एग्जाम दो, गेट के स्कोर के बेसिस पे बहुत सारे पीएसयू तुम्हें जॉब ऑफर करते हैं। देन दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है जिनको सिविल इंजीनियर की जरूरत होती है। टाटा इंडस्ट्रीज हो गया, फिर उसके बाद लार्सन एंड टर्बो हो गया, एंड बहुत सारी कंपनीज है जिनको जो कंस्ट्रक्शन साइट में है, क्योंकि रियल एस्टेट ऑफ कोर्स मतलब वन ऑफ दी ऐसा बिजनेस है जहाँ पे दुनिया के सारे मिलियनर तुम्हें मिलेंगे। बहुत बड़ा मार्केट होता है, तो सबको सिविल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है उनको, तो वो हायर करती है प्राइवेट सेक्टर में तुम्हारा। ठीक है, देन थर्ड ऑप्शन होता है कि तुम रिसर्च कर सकते हो, अपना ब्रांच में एमटेक करो, देन पीएचडी करो, देन किसी एक फील्ड में रिसर्च करो। सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारी रिसर्च चलती रहती है मटेरियल से रिलेटेड, कि कौन सा मटेरियल एनवायरनमेंट को कम हार्म कर रहा है, कॉस्ट में ज्यादा कम है, एंड ड्यूरेबिलिटी उसकी ज्यादा है। लेट्स से हमने अभी बहुत सारी न्यूज में पढ़ रहे होंगे कि प्लास्टिक से ब्रिक्स बना रहे हैं, हाँ, प्लास्टिक। रोड्स भी बन रहे हैं बेंगलुरु में। इसमें मतलब बहुत ज्यादा फोकस चल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑन ऑल दैट पे, क्योंकि मतलब वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, ड्यूरेबल भी हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। एंड 3D अभी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, 3D प्रिंटर्स के थ्रू है ना घर बना रहे हैं, जो कि करीबन 10-12 दिन के अंदर कंस्ट्रक्ट हो सकता है, इतना फास्ट। अरे मतलब अभी जो रिवॉल्यूशन आने वाला है सब धीरे धीरे इको फ्रेंडली होने वाला है। तो एक सिविल इंजीनियरिंग का मतलब एक सिविल इंजीनियर का बहुत बड़ा वो होने वाला है रोल, क्योंकि मतलब मैक्सिमम बात करते हैं अपन हर कंस्ट्रक्शन वर्क में ही बात करते हैं तो मैक्सिमम हार्म तो वो ही करता है अपने नेचर को, अगर अपन प्रैक्टिस को छोड़ दे हाँ सेकंड बहुत, नंबर पर। हाँ कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को हार्म करता है। एंड हम्म, आजकल तुमने एक नया टर्म पढ़ा होगा, एनवायरमेंटल असेसमेंट। अगर हम्म, तुम रिसेंटली न्यूज फॉलो कर रहे हो तो बीच में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे स्टे लगा दिया गया था, ये क्योंकि उसका एनवायरमेंटल असेसमेंट नहीं होता था। बेसिकली इसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जो हम बना रहे हैं चीजें, हम्म, बड़ा प्रोजेक्ट है कोई भी, तो हम्म। उससे एनवायरनमेंट को कितना हार्म हो हाँ, रहा है। और हम डेवलपमेंट और कितना हो रहा उसका है। हमें, हाँ हाँ। डेवलपमेंट कितना होगा, हमें उसका डेवलपमेंट कम हो रहा है एंड हार्म ज्यादा हो रहा है, तो उस प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं होता। एंड सेकंड थिंग, तुम वो हार्म कितना कम कर सकते हो, कहाँ कहाँ जगह हार्म हो रहा है, कितने ट्रीज काटने पड़ेंगे, कितनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हार्म होगा, तो सब कैलकुलेट होता है एंड कम करने की उसको पूरी ट्राई की जाती है। तो ये आजकल कंपलसरी कर दिया है, मतलब कितने प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर। तो एक टर्म ये भी हो जाता है। देन फोर्थ सेक्टर आ जाता है तुम्हारा, अगेन गवर्नमेंट सेक्टर, जहाँ पे तुम मतलब यहाँ पे तुम यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो गया, उसमें अराउंड 21 जॉब्स इंक्लूडिंग आईएएस, जो कि जिसके पीछे बहुत लोग यूपीएससी पागल हैं। मैक्सिमम इंजीनियर्स मैंने देन देखे हैं इंटरव्यू सब बीटेक 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 फिर यूपीएससी यूपीएससी। तो ये यूपीएससी, रीज़न है जैसा आपने बताया कि आपको फिलोसॉफी सब्जेक्ट भी सारी चीज़ें वहाँ पढ़ने मिलती है, आपके मेन कोर्स के साथ साथ आप उसको लेके चल सकते हो। हाँ मतलब वहाँ पे बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं जो कि तुम्हें जरूरी है, क्योंकि हम्म, बेसिकली हम लाइफ स्किल है, ये जो ह्यूमैनिटीज के हम्म, सब्जेक्ट हम बहुत ज्यादा हम्म, लाइटली लेते हैं, वो एक्चुअल में लाइफ स्किल है जो कि जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हम्म, क्योंकि ऑल थ्रू तुम्हें जाके कहीं ना कहीं पीपल से डील करना है, तो तुम्हें पता होना चाहिए
हमारी सोसाइटी कैसे चलती है बेसिकली, तुम्हें रहना तो एटलीस्ट उस सोसाइटी में, तो कहीं भी तुम लीडरशिप पोजीशन पे जाते हो तो तुम्हें ये सब चीजें काम आती हैं। हम्म, एंड हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में और भी चीजें आ गई, लेकिन लाइक सबसे बड़ा अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज है देन वो आईईएस होती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में, जैसे कि हमारा आईईएस। एनएचएआई हो हाँ। गया। हाँ, उसका जो भी उसमें जितने भी सिविल इंजीनियर काम करते हैं, मतलब जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट का एक इंजीनियर से तुम्हें परमिशन लेनी पड़ती है। लेट्स से तुमने कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट दिया तो वो कोई ना कोई वेरीफाई करने के लिए इंजीनियर चाहिए होते हैं गवर्नमेंट्स को भी। हम्म, तो मतलब गवर्नमेंट की बॉडीज में बहुत सारा इंजीनियरिंग वर्क की जरूरत पड़ती है, तो वो सारे आईईएस से रिक्रूट होते हैं। हम्म, एंड बहुत इसमें मतलब ये भी आईएएस की तरह बहुत अच्छी लाइट सर्विसेज में आता है। तो एंड अदर बहुत सारे छोटे मोटे एग्जांपल भी होते हैं जो ये नहीं है इनकी पोस्टर हो गई, वो हाँ। मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम्म, हमारा टारगेट हमेशा हाँ, बढ़ाई बढ़ाई ज्यादा बढ़ाई। बेटर है। बाकी और भी मतलब बहुत सारी वास्ट अपॉर्चुनिटीज है गवर्नमेंट जॉब्स में भी। तो भैया एवरेज अपन पैकेज की मतलब पैकेज तो कॉलेज टू हाँ। कॉलेज वेरी करेगा, लेकिन एवरेज पैकेज आप मतलब एक आइडिया लगा सकते हैं रफली कि ये हो सकता है अगर कोई अच्छे से अपने 4 साल पढ़ाई करे तो। ओके, सो मतलब मेरा वो सेकंड पार्ट क्वेश्चन अधूरा रह गया था नॉन कोर वाला, वो मैं पूरा कर लूँ ओ फटाफट, सॉरी देन सॉरी। फिर मैं पैकेज पे आता हूँ, हाँ। क्योंकि पैकेज उससे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। ओके, नॉन कोर्स है। देन हम नॉन कोर में आते हैं। हम्म, नॉन कोर में तुम्हारे पास फर्स्ट ऑप्शन रहता है कोडिंग प्रोफाइल का। हम्म, यहाँ पर क्या होता है कि तुम्हें फाइनेंस जॉब्स, एनालिस्ट की जॉब, मैनेजमेंट जॉब्स हम्म, एंड कोडिंग प्रोफाइल, जितने भी तुम्हारा ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट वगैरह आ जाते हैं, हम्म, इसमें सबसे ज्यादा आईआईटीज, इसमें ज्यादा आईआईटीज जाते हैं। अराउंड 80% अपना प्लेसमेंट इस सेक्टर्स में लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मनी मेकिंग है। एंड इसमें तुम्हें हाई आईक्यू की जरूरत पड़ती है, एंड जो कोडिंग्स वगैरह होती है वो तुम 2-3 महीने में सीख सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई भी सीख सकता है वो। हम्म, बट वहां पे तुम्हारा आईक्यू ज्यादा काम आता है। हम्म, और ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग वन ऑफ द हैक्टिक सिलेबस होता है, तो वो वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास हायर आईक्यू है एंड हायर एबिलिटी है, एनालिटिकल स्किल्स है चीजें मैनेज करने की। तो मतलब मैनेज कंपनी जो जो सिचुएशन सोच सकती है कि ये डिफिकल्ट है, कि इंजीनियर 4 साल में सबको पार करके आया होता है सारी डिफिकल्टीज हाँ, लेवल। एक प्रो प्रेशर झेलने मैक्स। की आदत पड़ जाती है, और एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो जाता है कि हर प्रॉब्लम को ब्रेक करके एनालिट हाँ। में उसको ब्रेक करके उसको हम्म, सॉल्व करने का जो हम्म, एटीट्यूड होता है ना, वो डेवलप हो जाता है बहुत हद तक। सो एक तो ये हो गया, देन फिर नॉन कोड में तुम अपना स्टार्टअप हमेशा चालू कर सकते हो, ये भी आजकल बहुत ज्यादा फैशन में है। बहुत ट्रेंडिंग बट में स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स, देन उसके बाद तुम हायर स्टडीज कर सकते हो किसी और फील्ड में भी। ये हम्म, जरूरी नहीं कि तुमने हम्म, बीटेक है ना सिविल इंजीनियरिंग में किया तो तुम एमटेक किसी और में नहीं कर सकते, नहीं, तुम एमटेक किसी भी ब्रांच में कर सकते हो। तुम हम्म, अपना पीएचडी किसी भी ब्रांच में फॉलो कर सकते हो, हम्म, एंड तुम एमबीए कर सकते हो बाद में हम्म, आईआईटी के बाद जाके। तो तुम अगर तुम फर्स्ट वाले जो मैं ऑप्शन बताया था वहां पे हम्म, मैनेजमेंट में जाते हो, तुम टायर हम्म, वन में जाते हो। टायर हम्म, वन का मैनेजमेंट होता है, जहाँ हम्म। पे तुम मैनेजर होते हो। और अगर तुम एमबीए करके जाते हो तो तुम टायर टू में जाते हो। सीनियर मैनेजर टायर कह टू सकते हैं अपन। सीनियर मैनेजर, हाँ। हम्म, मतलब 4 टायर्स होते हैं हाँ। मैनेजमेंट के, हम्म, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर एंड फोर्थ टायर। फोर्थ टायर लाइक बहुत बड़ा हो जाता है, सीईओ होता है वो, ठीक है। तब सेकंड थर्ड टायर में भी लोगों को पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। वो भी लाइक जो सीयू के नीचे अंडर काम करते हैं, वो बहुत बड़ी पोजीशन हो जाती है। तो हम बेसिकली एंट्री लेवल टायर वन एंड टायर टू से चालू करते हैं, अच्छी हम्म, पोजीशन होती है वो भी। हम्म, तो टायर वन में अगर जाते हो तो तुम डायरेक्टली जाते हो, और एमबीए करके जाते हो तो तुम टायर टू में डायरेक्टली एंट्री हम्म, मिलती है तुम्हें। हम्म, तो वहां पे एक बेनिफिट होता है। हम्म। ठीक है, ओके, हाँ, बस नॉन कोर में भी इतने ऑप्शन होते हैं। अब बात करते हैं पैकेजेस पैकेज। की। अगर हाँ, सो अगर तुम स्टार्ट करते हैं कोर से। कोर का पैकेज अगर तुम एक्सपेक्ट करते हो तो कोर में इनिशियली पैकेजेस इतने अच्छे नहीं मिलते हैं। 8 to 14 लाख पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर तुम टॉप की आईआईटी से हो, एंड तुमने और मैनेज मतलब है ना, वो भी बच्चे क्या नाम से सिंसियर लेना चाहते हैं जो कि कोर में इंटरेस्टेड होते हैं। कोर में मतलब लाइक तुमने अगर ब्रांच में बहुत अच्छे से पढ़ा तभी तुम कोर में उन्हीं बच्चों को लेते हैं। अगर तुमने टाइम पास किया ब्रांच में जाके, तुम कोर में जाने का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। कोर में तुम्हें ब्रांच का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। हम्म, ओके, देन बात आते हैं पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में भी सैलरी कम होती है, हमें सबको पता है, हाँ। बट अलाउंसेस अच्छे मिल जाते हैं, अलाउंसेस। गवर्नमेंट फैसिलिटीज। इवन अगर तुम आईएएस में जाते हो तो स्टार्टिंग पैकेज, स्टार्टिंग सैलरी तुम्हारी 60,000 होती है इन हैंड।
ओके, अब जाते हैं हम क्या नाम से सॉफ्टवेयर वाला प्रोफाइल में। ओके, सॉफ्टवेयर प्रोफाइल में इसको इसलिए कहता हूँ कह रहा हूँ क्योंकि बेसिकली मैनेजमेंट तुमने देखा होगा कि मैनेजमेंट इंक्लूड कर दिया, मैं इसके अंदर फाइनेंस इंक्लूड कर दिया। बट बेसिकली आईटीज में ऐसा होता है कि इनका जो फर्स्ट राउंड होता है प्लेसमेंट के अंदर, वो कोडिंग राउंड होता है। पता नहीं कि हमें पता नहीं कोडिंग से क्यों जज करते हैं, पर इनको हमसे कोडिंग करानी नहीं होती है, बट स्टिल ये हमें कोडिंग के बेसिस पे जज करते हैं, इसलिए इसको कोडिंग प्रोफाइल में काउंट कर रहा हूँ मैं। ओके, सो इसके अंदर तुम्हें बहुत अच्छा पैकेजेस मिल जाता है। एवरेज पैकेज अगर तुम आईआईटीज का देखो तो 40 लाख के आसपास होता है आराम से। 10 to 14 लाख एवरेज पैकेज होता है, एंड तुम जितना आगे जाना चाहो जा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। लाइक जो तुम 1 करोड़ पैकेजेस सुनते हो न्यूज़पेपर में, वो यहीं से आता है, इसी सेक्टर से। बट एक मैथ होता है लोगों का 1 करोड़ पैकेज का। 1 करोड़ नहीं होता वो। इसका रीजन ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो पैकेज तुम्हें यूएस डॉलर में ऑफर होता है। ओके, एंड तुम यूएस में जा रहे हो तो यूएस की करेंसी के हिसाब से खर्चा भी उतना ही करोगे तुम बहुत छोटा अमाउंट होता है जो तुम सेव करके अपने अगर तुम फैमिली यूएसडी मेंबर्स में को भेजोगे। कमा रहे हो तो लोग सोचते हैं आईएनआर में यूएसडी स्पेंड करेंगे, नहीं वो यूएसडी में करेंगे, कमाओगे, यूएसडी में स्पेंड होगा वो। स्पेंड करोगे। तो अगर तुम उसको इन डोमेस्टिक पैकेज देखो ना, तो वो हम्म, 40-50 लाख का होता है, बट वो 1 करोड़ बन जाता है ये कन्वर्जन में। एंड मतलब अगर हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज पूछो तो 60-70 भी मिलता है लोगों को, डोमेस्टिक 60-70 तक मिलता है। बट वही है कि सीटीसी होता है ये इतना, एंड सीटीसी गवर्नमेंट काट लेती है इसमें से। तो भैया सो और अब आपका थोड़ा पर्सनल ओपिनियन, जैसे आपने 3 साल किया तो आप सिविल इंजीनियरिंग ओके वो कोर के रूप में आप प्रिफर करना चाहोगे, या कुछ आपकी तरफ से कि मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो हाँ चीज ये चीज ठीक है, इसमें आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? आई पर्सनली फील कि मतलब मैं सिविल में कंटिन्यू नहीं करना चाहता। ये मतलब अपना अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। हाँ। बट अगर तुम सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो वो हैक्टिक सिलेबस और वो सब चीज़ों के लिए रेडी रहना, बहुत ज़्यादा मैकेनिक्स आती है, बहुत ज़्यादा हम्म, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का यूज होता है। तो हम्म, उसके लिए वो सब कॉम्प्लेक्स कैलकुलस और उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रेडी रहना, क्योंकि हम्म, जो तुम मैथ्स पढ़ते हो हम्म, स्कूल में 12th क्लास में, वो सब और जो अलग। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। लोगों को मैथ्स बहुत पसंद होती है 12th तक, ऐसे ही बहुत लोग होते हैं जो अपने जेई में पूरे में से पूरे लाए होते हैं मैथ्स में, और यहाँ इंजीनियरिंग मैथ्स की शक्ल नहीं देखना चाहते हो, इतनी बुरी होती है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। हाँ, तो अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सहने की काबिलियत रखना, अगर तुम ऑप्ट करना चाह रहे हो तो। अगर किसको मैथमेटिक्स से प्यार है, और ये आर्किटेक्चर, मतलब ये अपन बात कर सकते हैं बिल्डिंग्स वगैरह, ब्रिजेस, इसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट है तो वो नो डाउट सिविल इंजीनियरिंग ऑप्ट कर सकता है। हाँ, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स भी मतलब तुम्हें जॉब फील्ड में जरूरत नहीं पड़ती है। हम्म, तुम्हें बेसिकली पढ़ाई में ज्यादा जरूरत पड़ती है, जॉब फील्ड में इतना मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का कोई काम नहीं होता आजकल। सारी चीजें सॉफ्टवेयर पे होती हैं, हम्म, इतने कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है वहां पे तुम्हें, कुछ कॉम्प्लेक्स हम्म। इंटीग्रेशन वगैरह वो सब चीजें तुम्हारी पढ़ाई में, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स तुम्हारी 4 साल में बहुत काम आएगी, बट उसके बाद इतना ज्यादा उसका यूज नहीं होता। तो भैया आप थोड़ा हट के बात कर लेते हैं, मिथ बस्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, कि मतलब सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जो लोगों ने वो बना रखे मिथ, और आपको भी कुछ होगा मिथ जो इन 3 साल में वो हुए ब्रेक, कि लोग जो सोचते हैं हाँ भाई ये तो ये चीज़ है, लेकिन वास्तव में निकलती कुछ नहीं है, ऐसे कुछ कॉमन मिथ्स आपको पता हो थोड़ा? कॉमन में सबसे ज्यादा मीम्स के थ्रू तुम्हें मिला होगा कि मजदूर वाले पोस्ट में टक करे होगे, कोई भी सिविल मतलब इंजीनियर ढूंढ लो, उसका फ्रेंड ने उसको कभी ना कभी वो हर मजदूर बंदा वाला मीम मजदूर, दिखाया मतलब सिविल इंजीनियरिंग अच्छा मजदूरी मतलब हर कोई ये है। सोचता है सो मैं, मतलब अगर उसको पता भी होगा तो भी वो एक बार तो डायलॉग मतलब सामने दे ही देगा, अरे अच्छा मजदूरी ठेकेदार है। सो ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मतलब तुम अगर सिविल इंजीनियरिंग अच्छी जगह से करो तो तुम बहुत बड़े प्रोजेक्ट डील करोगे, लाइक डैम्स हो गया, एंड बहुत बड़े मॉल्स बिल्डिंग्स एंड जो भी स्काईस्क्रैपर्स के साथ तुम डील करोगे, ना कि छोटे मोटे घर के साथ। वो जो इतने भी लोग करते हैं वो डिप्लोमा होल्डर्स एंड ऑल दैट होता है। एंड वो भी जॉब इतना बुरा नहीं होता कॉन्ट्रैक्टर का। आधे कॉन्ट्रैक्टर्स के पास तुम देखोगे तो डिग्रीज ही नहीं है, ठीक है, जो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। एंड जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स, उनकी तो बात ही मत करो, उनके पास अनाप शनाप पैसा होता है।
मतलब क्योंकि अपन मतलब बात कर सकते हैं जैसे अभी स्टेचू ऑफ यूनिटी बना है, तो आने वाले किसी और स्टेचू के सिविल इंजीनियर तुम हो सकते हो, जो भी आ रहे हैं ये इन जनरेशन जो भी लेने वाले हैं। हाँ मतलब इस सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा है रियल एस्टेट में, क्योंकि इस चीज सेक्टर में डिमांड कभी कम नहीं होगी, एक डिमांड कांस्टेंट चलती है, ना बढ़ती है ग्रोथ ना हो ही रही कम है, हो होती है। ही रही है। ग्रोथ नहीं कह सकते, एक स्टेबल ग्रोथ है, लेट्स से हम्म। एकदम से जो कंप्यूटर साइंस में फील्ड में जो देख रहे हैं बहुत सारा बूम आया है पिछले हम्म। लास्ट 5 साल में, और अभी वो बूम कंटिन्यू चल रहा है। हम्म। बट सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग में हमेशा एक लाइन कांस्टेंट थी हम्म। कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से जो ग्रोथ होती है हम्म। उतनी ही ग्रोथ हो रही है, ना सडन ग्रोथ है और ना सडन डिक्लाइन है कि एआई ने कंप्लीटली आके रिप्लेस ये कर आई दिया कुछ साल कंप्लीट बाद, ऐसा नहीं रिप्लेस। है। नहीं कर सकता वो, क्योंकि सिविल इंजीनियर चाहिए होंगे एंड आगे भी चाहिए होंगे। कांस्टेंट फील्ड है और बहुत सारा पैसा अगर अगर इस फील्ड में जाते हो तो। मतलब सब सोचते CSIT में पैसा है, लेकिन मिथ मिथ बस्टेड। मतलब सिविल हाँ इंजीनियरिंग में मतलब भी बहुत लाइक पैसा है। तुम अगर, हाँ अगर तुम ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर बनते हो तो अनंत शनत पैसा जितना तुम निकाल सकते हो उतना है, उससे कई गुना ज्यादा है जो तुम सोचते हो, क्योंकि तुम खुद देखो ना, अगर तुम रिसेंटली गवर्नमेंट न्यूज पेपर फॉलो करते हो तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, जो जितने तुम बड़े बड़े फिगर्स पढ़ते हो ना, वो तुम देख रहे हो, तुम इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो तो उसमें तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन भी उसी हिसाब से होता है, मतलब जितना ऐसे बड़ा अपन प्रोजेक्ट होता है उसे। अमाउंट इतना होता है अपन डायरेक्ट नहीं पढ़ते, 1 10 100 1000 लाख 10 लाख करोड़। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होते हैं वो प्रोजेक्ट्स जो ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स के। सो उसके अंदर जो उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी उस हिसाब से ही होता है, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होते हैं जो हम सोच नहीं सकते उससे ज्यादा। और कोई नीत दिया? एक में तो ये भी होता है कि लोगों को ड्राइंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, कि तुम्हें लगता है कि हम वो बड़े बड़े पेपर्स, हाँ तो उस ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ पे हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग सिखाई जाती है जो कि हमें मैन्युअली हैंड से पड़ती है। बट ऐसा आजकल इंडस्ट्री में नहीं होता, इंडस्ट्री में सब कुछ काम कंप्यूटर से होता है, एंड जो हैंड से भी बनती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और नॉर्मल ड्राइंग में बहुत अंतर होता है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है बट मेरी इंजीनियरिंग ड्राइंग उतनी ही खराब है, एंड लोगों की ड्राइंग जितनी खराब हो, ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनकी ड्राइंग बहुत ज्यादा खराब है, उनको एक फेस की लाइन भी ड्रॉ नहीं होगी ढंग से, और वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में मास्टर्स हैं। तो वो ड्राइंग कंप्लीटली डिफरेंट होती है, क्योंकि तुम्हें इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने होते हैं वहाँ पे बहुत सारे, और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बनाने होती है चीजें। सो ऐसा प्रॉब्लम आएगी। और वो भी मतलब लाइक मैन्युअली हमें सिखाते हैं कि मैन्युअली भी करना आना चाहिए, बट आजकल सब कुछ कंप्यूटर पे होता है, सब कुछ ऑटो कैड पे होता है, सारे प्लान्स एंड ऑल। सो ड्राइंग का कोई ऐसा रोल नहीं होता। बस ये तो आपने पूरा मतलब अनबॉक्सिंग कर दी सिविल इंजीनियरिंग की, बेसिक टू एकदम प्रो लेवल तक सब बता दिया। आई थिंक मतलब जो भी सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको और कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।